हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टाइटल और थंबनेल से तो ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। अगर नहीं पता चला है फिर भी बता देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करने वाला हूँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बड़े फ्रेंचाइजी के बारे में, दैट इज़ MCU। अगर रिसेंट MCU कंटेंट को आप देख रहे होगे तो आपको भी ये फील हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर फील होगा। और भाई तुम्हारा बैटमैन का टी-शर्ट पहन के मार्वल के बारे में रैंट कर रहा है, आयरनी देख रहे हो। बट ऑनेस्टली मैं इसको सिर्फ एक रैंट वीडियो नहीं बनाना चाहता। सो आई विल डिस्कस कि मेरे हिसाब से मार्वल अपने ग्लोरी डेज में कैसे रिटर्न आ सकता है। इफ़ यू अग्री विथ इट और डिसएग्री, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हेन दिस डाउनफॉल स्टार्टेड एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी लैक ऑफ एम्फोसिस ऑन यूनिक स्क्रिप्ट एंड कैरेक्टराइजेशन। मैं आपको MCU के एक सोलो कैरेक्टर बेस्ड मूवी का स्क्रिप्ट वेगली एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताना है मैं किस मूवी के बारे में बोल रहा हूँ। रेडी? सो स्टोरी स्टार्ट होता है हमारे हीरो से, जो इनिशियली वीक और थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। फिर जाके उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए विलन से फाइट करना पड़ता है, जिसमें वो बुरी तरह से हार जाता है और बाद में कहीं से मोटिवेशन कलेक्ट करके दोबारा विलन से फाइट करता है और उसको हरा देता है। सो क्या आप गेस कर पाए मैं किस मूवी के बारे में बोल रहा हूँ? कैसा लगेगा कि मैं अगर बोलूँ कि हर सोलो कैरेक्टर बेस्ड मूवी का यही स्टोरी है? हाँ, ओवरऑल स्टोरी तो सेम ही रहता है पर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में थोड़ा चेंज होता रहता है। और ये फॉर्मूला इतना ओवरडन और इतना रिपीटेटिव हो चुका है कि ऑडियंस भी नए कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और ऐसा भी नहीं है कि कॉमिक्स में आपको इतना रिपीटेटिवनेस देखने को मिलेगा। आई वुड से दिस इज़ काइंड ऑफ ए डिज्नी प्रॉब्लम, क्योंकि डिज्नी की हर एक एनिमेटेड मूवी या लाइव एक्शन मूवी का अगर आप देखोगे तो सबका स्टोरी मोर ओवर सेम ही रहता है। और MCU जितना एक्सपांड होता रहेगा और ओल्ड कैरेक्टर्स रिप्लेस होंगे नए कैरेक्टर्स के साथ, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा एंड द ऑडियंस विल फील डिस्कनेक्टेड विद द कैरेक्टर एंड द स्टोरी। और ये चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 2019 में रिलीज़ हुई कैप्टन मार्वल, जो दो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के बीच में रिलीज़ हुई थी, उसका परफॉर्मेंस और ऑडियंस स्कोर एकदम लो था। बॉक्स ऑफिस में तो अच्छी कमाई हुई बिकॉज ऑफ द परफेक्ट रिलीज टाइमिंग, बट ऑडियंस का रिव्यू ओवरऑल नेगेटिव ही था। और इन्फिनिटी सागा के बाद फेज़ 4 और फेज़ 5 में ऐसी दो ही मूवी है जिसको ऑडियंस का भी अच्छा रिव्यू मिला और जिसका ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कमाई भी अच्छा था। एक तो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो टेक्निकली सोनी का मूवी है और इसके सक्सेस में नॉस्टैल्जिया का एक बड़ा फैक्टर था। और दूसरा था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर जेम्स गन को, जिनकी ये लास्ट मार्वल मूवी थी और जिन्होंने DC ज्वाइन किया co-CEO होके, which makes me really excited about the future of DC extended universe. But anyways, ये शो करता है कि फेज़ 4 और फेज़ 5 की बाकी सारी मूवीज ने कितना खराब परफॉर्म किया। Let's see the reviews and the box office numbers of some movies. Going by the release order, Black Widow, Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever, and Ant-Man and the Wasp, Quantumania. This shows the downward trend. ये तो सब लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इन्फिनिटी सागा तक मार्वल का गोल्डन पीरियड था और उसको रिक्रिएट करना नियरली इम्पॉसिबल था। बट क्वालिटी का इतना ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाना सबके लिए सरप्राइजिंग है। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी लैक ऑफ लाइकेबल एंड रिलेटेबल हीरोज। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यू कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है और जितने भी OG कैरेक्टर्स थे MCU के, इधर उनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है और उनके कैरेक्टर आर्क को पूरा बर्बाद कर दिया है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट करंट MCU में डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाता जैसे पहले OG कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता था। एंड थैंक्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब वो भी बर्बाद हो गया। ये लोग भी कॉमिक्स के कुछ पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जैसे मून नाइट और शी-हल्क को लेके लाइव एक्शन में बिल्कुल बर्बाद ही कर देते हैं और थोड़े से अनपॉपुलर कैरेक्टर्स जैसे शैंग-ची, मिस मार्वल और पूरे इटर्नल्स को लेके एक फ्रेश और एक यूनिक वे में प्रेजेंट भी नहीं कर पाते। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव लैक ऑफ गुड विलन्स। पूरे MCU में थैनोस और हाई एवोल्यूशनरी को छोड़ के बाकी ऐसा कोई विलन नहीं प्रेजेंट किया जिसका कोई पर्पस हो। रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कैंग द कॉन्करर का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा था एंड ही वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट बैड गाय ऑफ MCU, पर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में उसको पूरा ही बर्बाद कर दिया। जैसे पहले कॉमिक्स के कुछ आइकॉनिक विलन्स अल्ट्रॉन, डोरमामू,
मैंडरिन और गॉड द गॉड बुचर को इन लोगों ने वेस्ट किया था, मुझे तो ये भी लग रहा है अगर फ्यूचर में ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वन ऑफ माई फेवरेट विलन्स फ्रॉम द कॉमिक्स डॉक्टर डूम और गैलेक्टस को, ये लोग उसके साथ भी यही करने वाले हैं। विच मेक्स मी विश कि इन लोगों को लाइव एक्शन शोज या मूवीज़ में इंक्लूड ही ना करे तो अच्छा है। कोई भी स्टोरी एक अच्छे विलन के बिना अधूरा है। एक अच्छे विलन के लिए उसका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग पर्पस देना चाहिए और उसको एनफ स्क्रीन प्रेजेंस देके उसके अराउंड स्टोरी को बिल्डअप करना चाहिए, जो अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था थैनोस के लिए। एंड दैट्स व्हाई पीपल स्टिल रिमेंबर थैनोस एंड हिज पर्पस। बट सैडली MCU hasn't learned anything from that. So the next point will be not staying true with the source material. I think this is the biggest complaint from the fans. थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी तो हर क्रिएटर का रहता है, पर स्टोरी से बिल्कुल डाइवर्ट होके अगर फाइनल प्रोडक्ट डाउनग्रेड ही हो जाए तो फैन तो क्रिटिसाइज करेंगे ही ना। मुझे कॉमिक्स एक्यूरेट कास्टिंग नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ओवरऑल स्टोरी का क्वालिटी अगर डिग्रेड हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। और मेरे हिसाब से एक ट्रू कॉमिक फैन ही एक अच्छा कॉमिक्स मूवी का डायरेक्टर या राइटर हो सकता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल विल बी जेम्स गन। बंदे ने MCU की वन ऑफ द बेस्ट ट्रायलॉजी बनाई है विच इज़ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, और वो भी ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जिनके बारे में कैजुअल कॉमिक्स फैन भी पहले नहीं जानते होंगे। एंड ही रिपीटेड द सेम सक्सेस विथ हिज फर्स्ट DC वेंचर विच इज़ सुसाइड स्क्वाड। बट सैडली मार्वल अपने शोज़ और मूवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को देता है जिनको ज़्यादा ना कॉमिक्स के बारे में पता है ना जानने के लिए कोई इंटरेस्ट भी है। जस्ट लाइक द डायरेक्टर ऑफ थॉर रैग्नारॉक एंड लव एंड थंडर टाइका वाइटिटी, जिसने लास्ट 2 थॉर मूवीज़ में पूरा नॉनसेंस कॉमेडी भर दिया है और थॉर को एक सर्कस का क्लाउन बना दिया है। आई मीन ही इज़ अ लिटरल गॉड राइट। थॉर को देख के अब तो बस यही फील होता है। Look how they massacred my boy. So the next point will be oversaturation of MCU content. MCU Phase 3 तक ईयरली 3-4 मूवीज़ रिलीज़ होता था। फैंस हाइप्ड अप होके थिएटर्स में जाते थे उनको देखने के लिए, और देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आइडियाज़ और थ्योरी डिस्कस करते थे। पर जब से डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है और Phase 4 स्टार्ट हुआ है, तब से साल में 3-4 मूवीज़ के साथ 4-5 MCU शोज़ भी आने लगे हैं। And they have started to connect the stories from the shows and the movies together. So अगर आप कोई MCU शो को मिस कर दोगे तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट MCU मूवी में आप प्लॉट के डिटेल्स को पकड़ ही ना पाओ, क्योंकि ईयरली इतना सारा कंटेंट रिलीज हो रहा है। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ स्टोरी, कैरेक्टराइजेशन एंड विजुअल इफेक्ट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। इसीलिए एंड में हमें मिस मार्वल और शी हल्क जैसे शो ही मिलेंगे। Honestly, among all the Disney Plus MCU shows that have released till now, I only liked Loki and What If. और कुछ शोज तो ऐसे हैं जिसको देखने की हिम्मत ही नहीं की रिव्यूज़ देखने के बाद। My next point will be the heavy reliance on CGI and its degrading quality. I understand CGI is essential to show the powers of the superhuman characters, and I really appreciate well executed CGI. But then the question arises, how much is too much? अगर हर मूवी में 90% CGI ही हो और हर फाइनल बैटल completely CGI बेस्ड हो, तो क्या आप 32 मूवीज़ में सेम चीज़ देखने के बाद फिर भी एक्साइटेड होंगे जैसे फर्स्ट अवेंजर्स के लिए हुए थे? ऑनेस्टली आई वोंट बी एक्साइटेड। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि रिसेंट मार्वल मूवीज़ में CGI की क्वालिटी कितनी डाउनग्रेड हो रही है? डोंट गेट मी रॉन्ग, दे हैव स्टिल द बेस्ट CGI क्वालिटी इन द इंडस्ट्री, बट कंपेयर करो दिस फाइनल फाइट सीन फ्रॉम द फर्स्ट अवेंजर्स जो रिलीज हुई थी 2012 में विथ दीज सीन्स फ्रॉम Shang-Chi, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर जो रिलीज हुई थी उसके 10 ईयर्स के बाद, आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड माई फाइनल पॉइंट विल बी इनकॉन्सिक्वेंशियल मल्टीवर्स। ये मोर ओवर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर मल्टीवर्स के इंट्रोडक्शन के बाद मैं जितना एक्साइटेड हूँ उससे ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि अगर आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि मल्टीवर्स में कोई भी एक्शन का परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द स्टोरी और द कैरेक्टर इन द नेक्स्ट मूवी,
they will create some random multiverse event and everything will be reset as if nothing has ever happened. जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में थ्रू आउट द मूवी जो भी इवेंट्स हुआ था वो फाइनली रीसेट हो गया and it has contributed nothing to the progression of the MCU story except for the identity loss of Spider-Man. Another example, recently released Flash movie में DC के मेन टाइमलाइन को पूरा रीसेट कर दिया है. So I think इसके पूरे चांसेस है कि फ्यूचर में हमें MCU में ऐसे इंसिडेंट्स और भी देखने को मिलेंगे. That's why multiverse might seem exciting, but ultimately मेन स्टोरी लाइन कंप्लीटली वर्थलेस होने वाला है. और ये हो गई प्रॉब्लम्स की बात. अब मैं कुछ पॉसिबल सोल्यूशन प्रपोज करना चाहूँगा which I feel might bring back the old MCU magic. So first of all, they need to hire some really good writers and directors who are genuinely comics fans. I know that would be a big risk for a huge budget MCU movies. पर कोई Disney Plus शो के लिए इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं ना. और जिस हिसाब से कंटेंट की क्वालिटी और ऑडियंस का इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, I think they cannot play safe anymore. और अभी तो MCU के पास X-Men और फैंटास्टिक फोर जैसे फ्रेंचाइजीज के राइट्स भी हैं. And that creates so many new possibilities for stories and characters. But without any competent creators, those will be completely wasted. और secondly, अगर आप कॉमिक्स के स्टोरी को सिर्फ ईस्टर एग की तरह यूज़ ना करके उसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाओगे मूवीज़ या शोज़ के स्टोरी के साथ, that will make the fans really happy. Third point will be, CGI को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट CGI के साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. और एटलीस्ट मूवी के लिए CGI के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेंट की क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके उसके क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. भले ही नंबर ऑफ शोज़ या मूवीज़ कम हो जाए, बट दोज विल बी एटलीस्ट मेमोरेबल, नॉट फॉरगेटेबल लाइक द करेंट वंस. लास्टली, दे शुड स्टार्ट लिसनिंग टू द फैंस, बिकॉज विदाउट देयर फैंस दे आर नथिंग. अगर मेजॉरिटी ऑफ फैंस कुछ चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देन द लीस्ट दे कैन डू इज एड्रेस इट. बट उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देने से फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और वो लोग इंटरेस्ट भी लेना कम कर देते हैं. सो दैट इज इट. माई rant is over. Not sure how many people will actually watch this video or how many of you watching this agree with my thoughts. But as a fan, I feel like sharing these thoughts because genuinely I care about the future of the MCU. If you agree, then like and share this video, and if you disagree, then thanks for listening. And don't forget to share your own thoughts in the comments. See you on the next one. Bye.